रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में फिर से एक बार। देखिए, चारों ओर जो है कोरोना का भयावह मंजर नज़र आ रहा है। इसी दौरान जो है एक शुभ खबर यह भी आई है कि एम्स के डॉक्टर्स ने क्लियर कहा है कि 90% कोरोना मरीज जो हैं वे बिना ऑक्सीजन या रेमडेसिविर जैसे दवाओं के बिना भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए अगर किन्हीं को हो भी जाता है तो संयम रखें, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये रोग किसी को ना हो, इसके लिए जो भी केयर करने को बताया गया है मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसका ज़रूर पालन करें। इसके अलावा एक दुखद समाचार यह भी है कि पंडित राजन मिश्रा, जो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित थे, शास्त्रीय गायक थे, उनका भी निधन जो है कोरोना के कारण हो गया है। राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की जो जोड़ी थी शास्त्रीय संगीत में, वो पूरे देश में प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो इस ढंग से एक और विभूति को जो है भारत ने खो दिया है। आज जो है आपका आपदा प्रबंधन का क्लास जो है चलने वाला है। देखिए, यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन है, और जो पिछले क्लास मैंने कुछ दिन पहले लिया था, लगभग एक माह पहले जो लिया था, वो था झारखंड का आपदा प्रबंधन। ठीक है, बहुत सारे छात्रों को, अभ्यर्थियों को एक समस्या बन जाती है कि झारखंड में क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय में क्या पढ़ना है। इसलिए मैंने दोनों आपदा प्रबंधन को अलग अलग तरीके से बना करके डाल दिया है। ठीक है, पढ़ के तो दोनों आपको जाना है, क्योंकि दोनों जगह से मार्क्स आएंगे। वहाँ से तो सीधे सीधे 10 मार्क्स आएंगे, यहाँ पर 2 से 4 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, और इसे मैंने जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे दिया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़े, और प्रैक्टिस भी जो है आपका अच्छी तरह से हो जाए। ये कलेक्शन जो है बहुत सारे स्रोतों से किया गया है, क्योंकि आपदा प्रबंधन कोई आसान टॉपिक नहीं होता है। ठीक है, ये जो है आपका एक तरह से मल्टी डायमेंशनल टॉपिक में ये सब आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसलिए इसका जो है अच्छा नोट्स मिलना जो है काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन मैंने एक प्रयास किया है कि आपको बेस्ट नोट्स मिल सके, ताकि आपको जो है यहाँ पर 4 से 6 मार्क्स लाने में आसानी हो। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन हैं? पहला जो ऑप्शन है आपका मिटिगेशन, न्यूनीकरण। दूसरा है तत्परता। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। डी नंबर है उबरना, रिकवरी। और ई नंबर में है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो उत्तर होगा ई होगा, उपरोक्त में से सभी। 2 नंबर है न्यूनीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि मिटिगेशन से। ठीक है, ए नंबर जोखिम कम करने के दीर्घकालीन उपाय। बी नंबर यह संरचनात्मक या गैर संरचनात्मक हो सकता है। सी नंबर आपदा घटित होने के बाद भी न्यूनीकरण का महत्व है, यानी कि इसका जो महत्व है मिटिगेशन का आपदा के बाद भी है। डी नंबर जो है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, उपरोक्त में से सभी। यानी कि जोखिम कम करने के लिए जो भी दीर्घकालीन उपाय किए जाएंगे वे भी मिटिगेशन में आएंगे, न्यूनीकरण में। या संरचनात्मक या गैर संरचनात्मक कोई भी कार्य होगा, या आपदा घटित होने के बाद भी कई कार्य जो है न्यूनीकरण में आते हैं। अब संरचनात्मक गैर संरचनात्मक में क्या शामिल है, चलिए उसको देखते हैं। संरचनात्मक उपाय के अंतर्गत आता है जैसे बाढ़ के लिए बांध का बनाना, तटबंध वगैरह बनाना, तकनीकी ढांचा बनाना। और गैर संरचनात्मक उपाय में जो आपके आएंगे उचित कानून बनाना, नीति बनाना, बीमा वगैरह का व्यवस्था करना कि अगर आपदा में डेथ होता है तो इतना रुपया दिया जाएगा। ये सब गैर संरचनात्मक मिटिगेशन में आएगा, है ना, नॉन कंस्ट्रक्टिव। देखिए, आप लोग थोड़ा सा संभल के रहिएगा। जेपीएससी की तैयारी के लिए भगवान की दया से समय मिला है। जो झारखंड में स्पेशली जहाँ तक मैंने देखा है पिछले 10 सालों में, कि यहाँ पर जो है नोट्स के नाम पर जो है कुछ बुक्स से उतारा हुआ चीज़ जो है आपको प्रोवाइड 5-10 हज़ार लेकर के कर दिया जाता है। उससे आपको एग्ज़ाम में कोई लाभ नहीं होगा। अपना स्किल को डेवलप कीजिए। ठीक है, उसी के तहत जो है मैं नोट्स दे रहा हूँ। एक तो ये एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको मदद करेगा, पहला लाभ है। दूसरा, आप सीखेंगे भी किस ढंग से क्वेश्चन आते हैं, बनाए जाते हैं, और नोट्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम्स है, जितने भी नोट्स आप देखेंगे किसी न किसी बुक का उतारा हुआ है। ठीक है, ऐसे नोट्स से बचिए। ठीक है, उससे अच्छा है उस बुक को पढ़िए अपने तरीके से जिस बुक से वो उतारा गया है। ठीक है, सब ध्यान रखिए, क्लियर करना है पीटी। तो 3 नंबर में आइए, तत्परता के अंतर्गत आप क्या शामिल करेंगे। ठीक है, तत्परता अब आ गया है।
ए नंबर प्राकृतिक या अन्य मानवीय आपदाओं की रोकथाम करना। बी अलग अलग उपायों के बीच समन्वय करना। सी प्रशिक्षण, अभ्यास, मूल्यांकन एवं सतत प्रयास। डी उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही उत्तर होगा डी। ठीक है, तो तत्परता का आप उदाहरण देखे होंगे, जमशेदपुर स्टेशन हो या धनबाद या रांची, अक्सर क्या किया जाता है, अचानक जो है पुलिस बल सीआरपीएफ वाले उतर जाते हैं और जैसे कि ट्रेन में आग लगा है उस टाइप का कुछ उन लोग जो है अभ्यास करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग उपस्थित रहते हैं वो कभी कभी हड़बड़ा जाते हैं। वो सारा चीज़ जो है तत्परता के अंतर्गत आता है। क्लियर। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखा जाए। क्या है? तत्परता यानी कि प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत किन उपायों को शामिल किया जाता है? ये नंबर है आसानी से समझ में आने वाली शब्दावली का निर्माण। ध्यान से सुनिएगा ऑप्शंस। बी नंबर आपात सेवा और आपात प्रत्युत्तर टीमों का गठन। सी नंबर आपातकालीन आश्रय, निकासी योजना और चेतावनी प्रणाली। डी नंबर आपदा आपूर्ति और उपकरणों को बनाए रखना। ये नंबर उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। जब भी प्रश्न को पढ़िए, किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो मत सोचिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और कोई इजी होता है या हार्ड होता है। क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए अच्छी तरह से। ठीक है, अगर कोई हार्ड भी लग रहा है तो हो सकता है अच्छी तरह से पढ़िए, तो कभी पढ़े हुए होंगे तो याद आ जाएगा, उत्तर बन जाएगा, तो बाद में घर आकर पछताना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन हमेशा अच्छा से पढ़ना है, चाहे प्रीलिम्स हो या मुख्य परीक्षा हो, और यहाँ तक इंटरव्यू में भी प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है ताकि आप सही जवाब दे सकें। तो यहाँ जो है शब्दावली का निर्माण, यानी कि जो भी आपदा प्रबंधन के आपदा के क्षेत्र में जो शब्द बनाए जाते हैं, चूँकि वो मूल रूप से इंग्लिश में वर्ड्स हैं, तो हिंदी में जब उसको कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसे शब्द बनाए जाएँ जो सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ताकि वो जो आपका आपदा से संबंधित जो भी सावधानियाँ हैं वो आसानी से कर सकें। ठीक है, समझ सकें सरकार द्वारा क्या निर्देश दिया जा रहा है। आपात प्रत्युत्तर टीम, आपात सेवा। ठीक है, जैसे ही कोई भी आपदा घटित होता है तो उसको जो है तुरंत जो भेजा जाता है एनडीआरएफ वगैरह टीम को, उसी को कहा गया आपात प्रत्युत्तर टीम। कन्फ्यूज यहाँ भी नहीं होना है। आपातकालीन आश्रय, निकासी योजना। निकासी योजना का अर्थ हुआ कि बाढ़ कहीं पर आ गया मान लीजिए, तो वहाँ से निकालना तो होगा ना, राहत तो बाद में, पहले तो जान बचाना होगा, उसी को कहा गया है निकासी योजना। आश्रय, आश्रय कहाँ बनाया जा सकता है? किसी स्कूल में, धर्मशाला में, किसी बड़े बिल्डिंग्स में, सरकारी बिल्डिंग्स में। ठीक है, वो हुआ आपातकालीन आश्रय। चेतावनी प्रणाली, अगर बाढ़ आने वाला है, कहीं बांध में गेट खोला जा रहा, तो पहले से सूचना प्रभावित क्षेत्र हो सकते हैं उन क्षेत्रों को दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, वही हुआ चेतावनी प्रणाली। आपदा आपूर्ति और उपकरण, जो भी उपकरण होते हैं और आपूर्ति, इट मीन्स जो भी दवा की आपूर्ति हो, खान पान, जो पाव रोटी वगैरह जो फेंका जाता है हेलीकॉप्टर से, उस सब को पहले से तैयार रखना। उपकरण मीन्स मोटर बोट हो गया। ठीक है, या फिर जो भी आपका मान लीजिए कि पानी वगैरह चढ़ाना है किन्हीं को। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटा मोटा है, जो टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी तैयार रखना है। तो जो आपका सिंपल सा है तत्परता, प्रिपेयर्डनेस, क्या एक चीज़ की तैयारी होनी चाहिए, तो इस सारे होंगे इसमें, इसलिए मैंने सारे लिख दिया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिक्रिया के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल होगा? ए नंबर जो है अग्निशामक, बी नंबर है पुलिस, सी नंबर है एम्बुलेंस दल। ठीक है, और डी नंबर है उपरोक्त में से सभी। प्रिपेयर्डनेस तो आप कर लिए, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स कैसे देंगे, किस माध्यम से देंगे, वही हुआ रिस्पॉन्स का अर्थ हुआ प्रतिक्रिया। वो माध्यम आपका होगा, जैसे कहीं आग लगा, ठीक है, तो फायर ब्रिगेड होगा। कहीं पर कुछ ऐसा दुर्घटना हुआ जिसमें चिकित्सीय सहायता चाहिए तो एम्बुलेंस दल हुआ, या फिर अन्य बहुत सारी जगहों पर पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, एनडीआरएफ की आवश्यकता पड़ सकती है। सारे जो होंगे प्रतिक्रिया में शामिल होंगे। सेना के द्वारा चलाए जाने वाले आपदा राहत अभियान को आप निम्न में से किस में शामिल करेंगे? ए नंबर है न्यूनीकरण, बी नंबर है तत्परता, सी नंबर है प्रतिक्रिया और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन को सुन लीजिए, न्यूनीकरण, तत्परता, प्रतिक्रिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस सी नंबर जो उत्तर होगा प्रतिक्रिया। अभी मैंने समझाया कि रिस्पॉन्स क्या होता है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं।
उबरना के अंतर्गत आप क्या शामिल करेंगे? उबरना, ठीक है। उबरना का अर्थ मैंने क्या बताया था? रिकवरी। क्लियर? तो ये नंबर जो है नष्ट ढांचे का पुनर्निर्माण, और बी नंबर है पुनर्रोजगार, और सी नंबर है संपत्ति की क्षतिपूर्ति, डी नंबर है उपरोक्त में से सभी, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं स्कूल नष्ट हो गया है, हॉस्पिटल नष्ट हो गया है, पूरा का पूरा घर नष्ट हो गया है, तो उसका तो सारा संपत्ति चला गया, तो पुनर्निर्माण में सरकार को जो है सहयोग तो देना ही होगा ना, ये भी हुआ उबरना। मान लीजिए किसी का दुकान था, बाढ़ आ गया, बह गया, ठीक है, या फिर भूकंप आ गया, गिर गया, सामान भी नष्ट हो गया, तो उसको पुनर्रोजगार के लिए भी सरकार को, समाज को सहायता देना होगा, ये भी हुआ उबरना। मान लीजिए सारी संपत्ति नष्ट हो गई किसी की, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं उसके पास, तो भी सरकार समाज को आगे आना पड़ता है, ये हुआ संपत्ति की क्षतिपूर्ति, ये भी हुआ उबरना, ठीक है। इसलिए उत्तर जो होगा डी होगा। अगर आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो उत्तर निकाल लेना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जो भी मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरह से समझिए। आपदा प्रबंधन में जो मुख्य परीक्षा में टॉपिक है आपका आपदा प्रबंधन का लोक प्रशासन में, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा आज का यह क्लास, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर छोटे से लेकर के बड़े परीक्षाओं तक में आता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है 27 दिसंबर 2006, बी नंबर है 27 दिसंबर 2005, सी नंबर है 27 दिसंबर 2007, डी नंबर है 27 दिसंबर 2010, और इसका जो सही उत्तर होगा 27 दिसंबर 2006। चलिए अगले प्रश्न को हम लगाते हैं। नडमा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना आपदा अधिनियम के तहत की गई थी, यानी कि आपदा अधिनियम कब बना था? खाली जगह वाला कुछ प्रश्न जो है CNT SPT के मामले में JPSC में पिछले छठी JPSC के प्रीलिम्स में दिए गए थे, इसलिए मैंने एक दे दिया है कि आप लोग इस ढंग के प्रश्न के लिए भी तैयार रहिए। ए नंबर जो है 2006, बी नंबर जो है 2005, सी नंबर 2004 और डी नंबर 2007। इसका जो सही उत्तर होगा 2005। ये झारखंड वाले में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो 2005 में यह बना था और इसी के अंतर्गत प्रावधान था, इसी एक्ट में प्रावधान था कि एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाएगा, इसलिए बना था। जस्ट अगले साल 27 दिसंबर 2006 को नडमा बना था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से क्या गलत है? गलत है, गलत जहां रहेगा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। ये नंबर नडमा के साथ साथ सडमा का गठन का भी प्रस्ताव है, ठीक है। सडमा का अर्थ समझ रहे हैं ना, जो झारखंड वाले क्लास के हैं रट गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, अथॉरिटी सॉरी के साथ सडमा का गठन का भी प्रस्ताव है, पर डडमा का नहीं। डडमा का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। बी नंबर जो है आपदा के दौरान भारत सरकार राज्यों को आर्थिक और प्रशिक्षित मानवों की सहायता प्रदान करती है, ठीक है, पर आपदाओं का प्रबंधन स्वयं राज्यों को करना होता है। सी नंबर आइए, आपदा के दौरान सिर्फ NDRF की तैनाती हो सकती है, सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बलों की नहीं, क्योंकि NDRF जो है आपका विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, इसलिए मैंने यह ऑप्शन दिया है। अब आप लोगों को देखना है कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। और डी नंबर जो है ए और सी दोनों, यानी कि ए और सी दोनों गलत हैं। इसका देखिए सही उत्तर जो है डी है, ए और सी दोनों। क्यों? देखिए पहला जो है नडमा के साथ सडमा का गठन, ये सही है, ठीक है, लेकिन डडमा का नहीं। डडमा का भी होता है, ठीक है, झारखंड वाले में मैंने बताया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं, ठीक है। दोनों जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम में ही सडमा नडमा डडमा सब का गठन का प्रावधान कर दिया गया है NDRF का, ठीक है। आपदा के दौरान भारत सरकार के राज्यों को आर्थिक अप्रशिक्षित, यानी कि जो भी मनी की कमी अगर हो रही तो उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। और प्रशिक्षित मानव, इसका अर्थ है सैन्य बल हो या अर्धसैन्य बल हो या फिर NDRF की टीम हो, उन्हें भेजा जाता है, लेकिन प्रबंधन स्वयं राज्यों को करना होता है। प्रबंधन का अर्थ है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, सरकार हैं, उन्हीं के आदेश को जो है वो जितना भी सहायता भेजा जाएगा, मानवीय सहायता प्रशिक्षित मानव का, उनको जो है राज्य सरकार के आदेश का पालन करना है।
और यहाँ पर एक जो है आपदा के दौरान सिर्फ एनडीआरएफ की तैनाती गलत है, ठीक है। एनडीआरएफ की तो होती ही है, लेकिन एनडीआरएफ के इतने अधिक मेंबर अभी नहीं हैं इंडिया में कि सिर्फ वे ही संभाल लें बड़ी बड़ी आपदाओं को, ठीक है। शुरुआत में उन्हें भेजा जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती होती है। अब समझ गए होंगे आप लोग, इसलिए उत्तर जो है डी होगा, ए और सी दोनों गलत हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कट गया है थोड़ा सा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के लिए नोडल मंत्रालय कौन है, यानी कि किस मंत्रालय के आदेश के द्वारा जो है पूरी तरह से मैनेजमेंट पूरे देश में होता है। ए नंबर है गृह मंत्रालय, बी नंबर है रक्षा मंत्रालय, सी नंबर है जहाजरानी मंत्रालय और डी नंबर है वित्त मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय, याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज कर जाइएगा। 12 नंबर नडमा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है। ए नंबर गृह मंत्री, बी नंबर प्रधानमंत्री, सी नंबर राष्ट्रपति और डी नंबर रक्षा मंत्री, ठीक है। तो नडमा का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। इसलिए सही उत्तर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा में आपदा की परिभाषा दी गई है। ए नंबर है धारा 1, बी नंबर है धारा 2, सी नंबर है धारा 2D और डी नंबर जो है धारा 1D। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, धारा 2D। क्लियर, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। कुछ धारा झारखंड वाले आपदा में भी दिया गया है, उससे भी याद कर लीजिएगा। 14 आपदा के अंतर्गत भारत में क्या शामिल होता है। ये नंबर मानव निर्मित आपदा, जो 2D में परिभाषा दिया गया है ना, उसी में है ये सब। बी नंबर में है प्रकृति निर्मित आपदा, सी नंबर है ए और बी दोनों, डी नंबर है न ही ए और न ही बी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी कि मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित दोनों शामिल होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए क्या है। वर्ष 2020 के लॉकडाउन के दौरान, जो अब वर्तमान में जो लॉकडाउन लग रहे हैं अलग अलग राज्यों में, झारखंड में भी लगा है, तो आपदा प्रबंधन की किस धारा के अंतर्गत देश में जो है लॉकडाउन लगाया गया था, या वर्तमान में भी, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है 50 to 59, बी नंबर 49 to 59, सी नंबर 51 to 60, डी नंबर 45 to 55। उत्तर जो होगा सी होगा, ठीक है, यानी कि 51 to 60। इसमें से कुछ धाराओं के में क्या शामिल है वो उनके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। 51 में जो आपका शामिल है बाधा डालना, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर आपदा प्रबंधन के कार्य में व्यस्त है, अथवा निजी संस्था भी अगर आपदा प्रबंधन कार्य में सहयोग कर रहे हैं और उसमें किसी भी तरह का बाधा डाला जाता है तो एक्शन होगा 51 के तहत। 52 झूठे दावे, राहत सामग्री के संदर्भ में स्पेशली जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ठीक है। 53 में है आपका धन या सामग्री का दुरुपयोग, उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। क्लियर, अगर किसी भी स्तर पर जो आम जनता के लिए सरकार द्वारा दिए गए हैं और उसका दुरुपयोग किसी भी स्तर पर होता है तो इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। 54 गलत या झूठी चेतावनी देना, यानी कि जो आपदा आना है नहीं, ठीक है, केवल सशंकित है और उसके बारे में बिना सरकारी पक्ष को जाने हुए, ठीक है, आप अगर आप जा करके झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उस पर भी एक्शन होगा 54 के तहत। 55, 56 में जो है सरकारी विभाग द्वारा अगर लापरवाही इस दौरान किया जाता है तो भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 57 के तहत किसी भी आदेश का उल्लंघन होता है किसी भी स्तर पर, चाहे निजी सेक्शन के द्वारा या पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी सेक्शन के द्वारा। मान लीजिए कि किसी निजी हॉस्पिटल को सरकार ने डिसीजन लिया कि चलो इसे जो है कोविड हॉस्पिटल बना लिया जाए, किसी निजी स्कूल को कोविड केयर सेंटर बना दिया गया, तो किसी भी तरह से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, अन्यथा जो है वह दंड का भागी होगा, ठीक है। कुछ कुछ समझ रहे होंगे महामारी अधिनियम 1897 के बारे में आप। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एनडीआरएफ के वेबसाइट से लिया गया है प्रश्न। एनडीआरएफ के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है। ए नंबर है मनु महाराज, बी नंबर है ओम प्रकाश, सी नंबर है SN प्रधान और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, SN प्रधान, ये IPS अधिकारी हैं। 17 नंबर आइए, एनडीआरएफ का मोट्टो क्या है, ठीक है, लक्ष्य क्या है। ए नंबर है आपदा सेवा, बी नंबर है आपदा, सी नंबर है आपदा सेवा सदैव, डी नंबर है तत्परता। तो इसका जो सही उत्तर है आपदा सेवा सदैव।
आइए 18 नंबर देखा जाए, नडमा एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फिर से एक्ट नहीं लिखना चाहिए था, 2005 के धारा 8 के तहत NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के गठन का प्रावधान है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अर्थ हुआ राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए नंबर प्रधानमंत्री, बी नंबर गृह मंत्री, सी नंबर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, डी नंबर गृह मंत्री के सचिव। इसका जो सही उत्तर होगा गृह मंत्री के सचिव। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री मत समझिएगा, गलत हो जाएगा, इसको अच्छा से कीजिएगा, ठीक है, NEC को। 19 नंबर, भारत के कितने क्षेत्र जो हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं? ठीक है, ए नंबर 5 करोड़ हेक्टेयर, बी नंबर 4 करोड़ हेक्टेयर यानी कि 400 लाख हेक्टेयर, सी नंबर 3 करोड़ हेक्टेयर, डी नंबर 2.5 करोड़ हेक्टेयर। इसका जो सही उत्तर होगा बी। और ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार। ये क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग पहुँच चुके हैं। बाढ़ किस सूची का विषय है भारतीय संविधान के अनुसार? क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा होगा लेकिन बोल दिया मैंने। ए नंबर राज्य सूची का विषय है, बी नंबर संघ सूची का विषय है, और सी नंबर जो है संवर्धित सूची का विषय है, और डी नंबर अवशिष्ट सूची का विषय है। कोई कंफ्यूज मत रहिएगा, ये पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इसका उत्तर जो होगा ए होगा। राष्ट्रीय जल नीति कब बनी? ये पिछली बार भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था। ए नंबर 2010, बी नंबर 2012, सी नंबर 2013, डी नंबर 2015। पर्यावरण वाले में शायद डाला था। उत्तर जो होगा 2012। 22 नंबर आइए, भारत में कोविड-19 का पहला मामला कहाँ आया था? महामारी आपदा से आते हैं हम लोग कुछ प्रश्न। आज ही देखिए 3.5 लाख नए मामले आ गए हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, करना ही होगा, क्या कीजिएगा कि पहला मामला कहाँ से आया था? जिस ढंग से झारखंड का पहला मामला जो आया था कि मलेशिया के युवती का आया था, रांची के हिंद पीढ़ी से, उसी ढंग से यहाँ पर जो है केरल में आया था। वुहान से एक मेडिकल का छात्र केरल लौटा था, उसी में पहला मामला आपका आया था, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में लॉकडाउन लगाया जाता है? ये नंबर है महामारी अधिनियम 1907, बी नंबर है महामारी अधिनियम 1893, सी नंबर है महामारी अधिनियम 1897, डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। पूरी तरह से जो आपका उत्तर सही होगा महामारी अधिनियम 1897, सी नंबर इसका जो है उत्तर होगा, ठीक है। आइए 24 नंबर हम लोग देखते हैं। 1897 में महामारी अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास का भी आपका क्या ज्ञान है चेक हो जाएगा इससे। ए नंबर लॉर्ड कर्जन, बी नंबर लॉर्ड एल्गिन, सी नंबर लैंसडाउन, और डी नंबर डफरिन, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर होगा लॉर्ड एल्गिन। अभी इतिहास में मैं संगम काल तक ही पहुंचा हूं यूट्यूब चैनल में, ठीक है। जब यहाँ पहुंचूंगा तो बहुत सारा ट्रिक्स और सूत्र बता दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा। और हर गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है उसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है, और साथ ही कार्यकाल तो पूरी तरह से रट जाइएगा, ठीक है। जैसे लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905 तक ये रहे। लॉर्ड एल्गिन की अगर बात किया जाए तो ये 1894 से 1999 तक रहे। लैंसडाउन की अगर बात की जाए तो ये जो है 1888 से 1894 तक रहे थे, और डफरिन जो थे 1884 से 1888 तक रहे थे, और इनके बाद लैंसडाउन बने थे। डफरिन के बाद डफरिन के कार्यकाल का जो था कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना था। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामारी अधिनियम 1897 का उल्लंघन करने पर किस अधिनियम के धारा 3 के अनुसार IPC के धारा 188 के अनुसार क्या दंड निर्धारित है? क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन 1897 का जो महामारी अधिनियम है उसका धारा 3 में कोई दंड का प्रावधान नहीं है, ठीक है। क्लियर एकदम हो जाइए। वो रिफर किसको कर देता है? IPC के धारा 188 को, भारतीय दंड संहिता के धारा 188 को जो है रिफर कर देता है, और कहता है धारा 3 में, महामारी अधिनियम का धारा 3 में बोलता है कि अगर उल्लंघन करेंगे आप इस एक्ट का तो वही दंड मिलेगा जो IPC के धारा 188 में है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो क्या है 188 में दंड? उसका ऑप्शन मैंने दिया है। नंबर 1 माह से 6 माह की कैद, बी नंबर 1 माह कैद या 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों, सी नंबर 6 माह कैद और 1000 रुपये जुर्माना।
और डी नंबर जो है 1 माह से 6 माह कैद और 1,000 रुपये की सज़ा। इसका उत्तर जो होगा डी होगा। ठीक है, 1 माह से 6 माह की कैद, मैंने कुछ भी हो सकता है इस बीच में, और साथ साथ प्लस 1,000 रुपये का सज़ा। एक चीज़ याद रखिएगा, महामारी अधिनियम 1897 में कुल 4 खंड हैं। जो नीचे लिखा हुआ है वो महामारी अधिनियम के लिए ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लिया जाए। 25 अप्रैल 2020 के कुछ आंकड़े मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, वास्तव में क्वेश्चन नहीं है, फैक्ट्स हैं, कोरोना से रिलेटेड आंकड़े। कुल मामला जो आज तक का है, 25 अप्रैल तक का है, 1.7 करोड़ है और ठीक हुए हैं 1.4 करोड़। अब मृत्यु हो चुकी है 1.92 लाख लोगों की। निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक आंकड़ा है। और अमेरिका ने भी जो है, कल अमेरिकी जो राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी कहा कि चिंताजनक है और भारत को हर संभव अमेरिका द्वारा सहायता दिया जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। चलिए 27 नंबर, भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन थी, पहली वैक्सीन। इसके अलावा कोविशील्ड और रूस के स्पुतनिक को भी अनुमति दे दी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कि आपका जो वैक्सीन शुरू में दिया गया, उस शुरू में केवल जो भी कार्यरत थे कोरोना के क्षेत्र में, ठीक है, अधिकारी कर्मचारी, विशेष रूप से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत जितने भी कर्मी थे, उन्हें टीका दिया गया, दोनों डोज। उसके बाद वृद्ध व्यक्तियों को दिया गया, क्योंकि उनमें लगा सरकार को कि जल्दी संक्रमित हो सकते हैं और उनसे बहुत सारे लोगों में फैल जाएगा। फिर 45 प्लस वालों को दिया गया, 45 वर्ष से जिनकी अधिक उम्र थी। लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो सरकार ने घोषणा कर दिया है कि 18 वर्ष से ऊपर वाले जो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, सभी को जो है टीका दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने घोषणा कर दी है कि 18 से 45 वर्ष के समूह के लोगों को जो है निःशुल्क टीका दिया जाएगा अगर वे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए निःशुल्क नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यथाशीघ्र टीका दे देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में 4 जुलाई जो वहाँ का स्वतंत्रता या राष्ट्रीय दिवस है, 4 जुलाई तक जो है टारगेट रखा गया है सारी अमेरिकी जनता को जो है टीका दे देने का। भारत को भी अगले वर्ष का टारगेट नहीं रखना चाहिए, बल्कि 15 अगस्त तक का टारगेट रखना चाहिए और युद्ध स्तर पर इस कार्य को करना चाहिए। घर घर जा कर के भी जरूरत पड़े तो टीका दे देना चाहिए। 28 नंबर आइए, सिंचाई आयोग 1972 के अनुसार सूखे की परिभाषा क्या है? ये नंबर जो है, देश के वे क्षेत्र जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, ठीक है, और वो भी नहीं हुई हो। बी नंबर, वे क्षेत्र जहाँ वर्षा की परिवर्तनशीलता 25% हो। वर्षा की परिवर्तनशीलता कितनी हो? 25% हो। डी नंबर जो ऑप्शन आपका दिया गया है, जब किसी क्षेत्र में लगातार 6 माह तक वर्षा नहीं हो और सिंचाई भी नहीं हो। डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ, इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त में से तीनों। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, वर्षा की परिवर्तनशीलता जो 25% है, परिवर्तनशीलता होता क्या है? ज्योग्राफी में अभी क्लासेस शुरू नहीं कर पाया हूँ, उसमें अच्छी तरह से सब समझ जाइएगा। परिवर्तनशीलता का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में एक औसत एवरेज जो भी रेनफॉल होता है, वर्षा होता है, उससे कितना डाउन होता है या कितना अप होता है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ कि 100 सेंटीमीटर जो है औसत वर्षा है, मान लीजिए रांची का, ठीक है, इतना कम तो नहीं है, चलिए कोडरमा का मान लेते हैं। कोडरमा का मान लीजिए 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, और किसी वर्ष जो है 80 सेंटीमीटर हो गया, कम हुआ, और किसी वर्ष 120 सेंटीमीटर हुआ। तो 100 से जो है आपका 20 डाउन हो रहा है या 20 अप हो रहा है, तो परिवर्तनशीलता होगा 20%। और अगर 25 डाउन हो रहा है, 25 अप हो रहा है, परिवर्तनशीलता कितना होगा? 25% होगा। मान लीजिए पलामू को लेते हैं एक उदाहरण, ठीक है, जो सूखा क्षेत्र में झारखंड और भारत का भी सूखा क्षेत्र में पलामू गढ़वा शामिल है। वहाँ मान लीजिए 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है, वहाँ 25% से अधिक परिवर्तनशीलता है, ठीक है, यानी कि 30% एवरेजली मान लीजिए। तो वहाँ पर 100 सेंटीमीटर एवरेज माना गया है कि वहाँ वर्षा होता है, लेकिन कभी 70 हो जाता है, कभी 130 हो जाता है। तो ये जो है फसलों के लिए बहुत घातक है। ना ही 130 हो गया तो खुश होने की ज़रूरत है, और 70 हो गया तो दुखी तो होने का ज़रूरत है ही। वर्षा में जो इस ढंग के परिवर्तन होते हैं, 25% से ऊपर का चेंजिंग आ जाता है, या तो नीचे की ओर आए या ऊपर की ओर आए,
तो आप प्लानिंग नहीं बना पाएंगे कि कौन सा खेती करना है नहीं करना है, पूरी तरह से आपका फसल जो है तबाह हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसका उत्तर जो होगा डी होगा। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। 29 नंबर, भारत में सूखे के क्या कारण हो सकते हैं? ए नंबर अल नीनो, बी नंबर वैश्विक उष्णता, सी नंबर वनों का ह्रास और डी नंबर उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर जो होगा डी होगा, उपरोक्त में से सभी। वैश्विक उष्णता, वनों का ह्रास, वन कम होगा तो आपका तो सूखा होगा ही, क्योंकि पेड़ ही तो पानी को जमा रखते हैं। और अल नीनो का जहाँ तक बात है, ये तो ज्योग्राफी का चीज़ है। ये दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट समुद्र में जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर एक गर्म जलधारा है, और ये जब उत्पन्न होता है, ठीक है, तो सारा जो है वाटर को एक तरह से वर्षा को सोच लीजिए, फिर सिंपल समझा दे रहा हूँ, अपनी और जो है टान लेता है। पूरे उत्तर दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे इंडोनेशिया वगैरह हुआ, सिंगापुर, मलेशिया से लेकर भारत तक में सूखा की स्थिति हो जाती है एल नीनो के कारण। इस एल नीनो को बिना व्हाइट बोर्ड या मैप को बनाए हुए समझाना संभव नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए जब एल नीनो होता है 3-4 साल में एक बार उत्पन्न होता है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में प्रशांत महासागर में, तो भारत में सूखा आता है। तो डी नंबर होगा। 30 नंबर, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना कब बना? ए नंबर 1956, बी नंबर 1954, सी नंबर 1957 और डी नंबर 1976। इसका जो सही उत्तर होगा बी 1954। ठीक है, 1976 में पटना में बहुत ही भयंकर बाढ़ आया था, तो ऐसा मत समझिएगा उस समय बना था, ये आपका नेहरू के कार्यकाल में ही बन गया था। 31 नंबर में आइए, भारत के अत्यंत सूखा क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल हैं? ए नंबर 12, बी नंबर 42, सी नंबर 46 और डी नंबर कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा 12। प्रबल सूखा, अत्यंत सूखा क्षेत्र 12 हो गया, प्रबल सूखा क्षेत्र में 42 और मध्यम सूखा क्षेत्र में 46 क्षेत्र शामिल किया गया है। और इस 12 में आपका झारखंड का जो है पलामू गढ़वा रीजन भी शामिल है। ठीक है, आइए 32 नंबर, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसे DPAP भी कहा जाता है, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, कब शुरू हुआ था? तो ये नंबर है 1976, बी 76-77, बी नंबर है 1973-74, सी नंबर है 1977-78 और डी नंबर है 1974-75। इसका जो सही उत्तर होगा 1973-74 DPAP का। ठीक है, ये जो है वर्तमान में 16 राज्य के 182 जिलों में चल रहा है DPAP। इसमें 75% केंद्र और 25% जो है राज्य के द्वारा दिया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, शुरू हुआ? 1973-74, ए नंबर, बी नंबर 1977-78, सी नंबर 1974-75, डी नंबर जो है 1970-71। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा बी 1977-78। मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो है टोटल 21 जिलों में वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें 17 जो है आपका हॉट डिजर्ट हैं और 4 जो है कोल्ड डिजर्ट हैं। 4 कोल्ड डिजर्ट जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में हैं। यहाँ के जिलाधिकारियों के द्वारा इस कार्यक्रम को जो है लागू करवाया जाता है। इन जिलों में जो है राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भेज दी जाती है। ये मत समझिएगा सिर्फ गर्म मरुस्थल थार में ही ये लागू होता है, ये लद्दाख के ठंडे मरुस्थल यानी कि आपका जो भी जैसे बर्फीला क्षेत्र है वो भी मरुस्थल में ही शामिल होता है। ठीक है, वहाँ भी मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखा जाए। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत उच्च अग्नि ताप प्रवण है? ठीक है, यानी कि अग्नि या आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत वन में, इसका अर्थ वही है प्रवण का, प्रोन का। ये नंबर 4%, बी नंबर 3.89%, सी नंबर 3.39%, डी नंबर 1.59%। और इसका जो सही उत्तर आपका होगा बी होगा 3.89%। 35 नंबर आ जाइए कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, उसी रिपोर्ट के अनुसार 35 भी है, वनों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? ए मानवीय भूल, बी महुआ के बीज, सी गर्मी ऋतु, डी बिजली गिरना। इसका जो सही उत्तर होगा डी बिजली गिरना सबसे मेन कारण है भारत में। 36 नंबर आइए, भारत में सबसे भयंकर सुनामी कब आया था? ऑप्शन जो है 26 जनवरी 2001, बी नंबर है 26 दिसंबर 2004, सी नंबर है 8 जनवरी 2005, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 26 दिसंबर 2004। यहाँ पर जो इंडिया में 2 लाख
इंडिया प्लस बाकी क्षेत्रों में भी 2,28,000 लोग इस सुनामी से मारे गए थे, जो भी आपका बंगाल की खाड़ी के आसपास थे। इसका जो भूकंप एक आया था जिसका 9 से अधिक तीव्रता था, सुमात्रा जो है आपका इंडोनेशिया का एक द्वीप है, वहीं पर एक भूकंप का केंद्र था समुद्र के अंदर। इसी कारण जो है पानी जो है अत्यधिक ऊंचा उठ गया, बहुत स्पीड से दीवार की तरह, पानी का दीवार की तरह पूरे अपने तटीय क्षेत्रों में तबाही मचा दिया। ठीक है, दक्षिणी भारत में जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ था। ठीक है, और जहाँ तक 26 जनवरी 2001 की बात है तो यहाँ भुज का भयंकर भूकंप आया था गुजरात में। ठीक है, अंजार भुज, उस दिन गणतंत्र दिवस था। अब आइए 37 नंबर, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जिसे ITEWC भी बोलते हैं, इंडियन सुनामी, टी से होता है सुनामी, जापानी नाम है। ठीक है, तो प्रारंभिक चेतावनी केंद्र सुनामी का जो था वो भारत में कब स्थापना हुआ? ए नंबर 2004, बी नंबर 2005, सी नंबर 2006, डी नंबर 2007। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा डी होगा, 2007। आपको पता है कि 2005 में ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, फिर 2006 में NDRF का गठन हुआ। इस सब किसका परिणाम था? इसी सुनामी का परिणाम था, क्योंकि भारत में ये जो आपका एक बहुत ही बड़ा आपदा आ गया था और भारत अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाया अचानक आए हुए इस आपदा के कारण। जहाँ जहाँ मैंग्रोव थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ मैंग्रोव थे कोस्ट पर, जैसे उड़ीसा कोस्ट हुआ, ठीक है, बंगाल कोस्ट हुआ, सुंदरबन मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ कम तबाही मची थी। और आंध्र तमिलनाडु कोस्ट में जहाँ पर मैंग्रोव नहीं थे वहाँ पर भारी तबाही मची थी, हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, इससे भी आप मैंग्रोव के महत्व को समझ सकते हैं। मैंग्रोव का अर्थ होता है जो समुद्र के तट पर और जहाँ पर ज़मीन मिलता है वहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती है, जैसे सुंदरी वृक्ष, सबको मैंग्रोव कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ओशन कमीशन IOC यूनेस्को के द्वारा भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र को हिंद महासागर के कितने तटीय क्षेत्रों के लिए मान्यता दी गई? तटीय देशों के लिए। ठीक है, जो भारत ने लगाया उस समय 2007 में, तो यूनेस्को का एक इंटर गवर्नमेंटल ओशन कमीशन है जिसे IOC यूनेस्को कहा जाता है। उसने बहुत सारे हिंद महासागर के तट वाले देशों को भी इससे लाभ पहुंचाने के लिए जोड़ दिया, भारत को आग्रह किया, भारत भी तैयार हो गया। ए नंबर है 27, बी नंबर 28, सी नंबर 30, डी नंबर 25। इसका उत्तर जो होगा 28 कंट्रीज को होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 आ जाइए। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक के अंक के आधार पर भूकंप की तीव्रता का मापन होता है, आप लोग जानते ही होंगे। अगर रिक्टर स्केल पर एक ज़्यादा मापन होता है, मान लीजिए कि 5 से 6 पहुंचा, 6 से 7 पहुंचा, तो तीव्रता में कितनी वृद्धि होती है? अगर 1 पॉइंट अगर बढ़ा तो पहले की अपेक्षा जो है 2 गुना वृद्धि होती है। बी नंबर पहले की अपेक्षा 10 गुना, सी नंबर पहले की अपेक्षा 5 गुना, डी नंबर पहले की अपेक्षा 100 गुना। इसका जो सटीक उत्तर होगा पहले की अपेक्षा 10 गुना, बी नंबर इसका जो सही उत्तर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। भारत में कुल कितने भूकंप के जोन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए नंबर 4 हैं, बी नंबर 5 जोन है, सी नंबर 3 जोन, डी नंबर 6 जोन। ठीक है, अब भूकंप का जोन जब भी लिखिएगा रोमन लिपि में लिखिएगा। ठीक है, 2 3 4। तो जो ए नंबर है आपका 4 है, इसमें 1 नंबर जोन नहीं है क्योंकि उसमें कोई खतरा ही नहीं होता, इसलिए जोन नहीं बनाया गया। 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, इस ढंग से क्रम किया गया है, इसलिए कुल भूकंप जोन जो होगा 4 ही होगा। 41, सबसे खतरनाक भूकंप जोन कौन सा है? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 5, डी नंबर 4। जो 5 होगा आपका सिंपल है, ये सबसे खतरनाक जोन है। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक है कहाँ कहाँ? हिमालय का क्षेत्र, जहाँ जहाँ हिमालय खत्म होता है आप जानते हैं वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है आपका यूरेशियन प्लेट में टकरा रहा है और इसी कारण है कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात का भुज क्षेत्र और दक्षिण भारत का लातूर क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत होने के बावजूद इसके लिए माना जाता है वहाँ पर फॉल्ट्स हैं, यानी कि भ्रंश हैं। ठीक है, भ्रंश में जब भी अव्यवस्थित होता है तो वहाँ भूकंप आ जाता है। इसी का परिणाम था कि 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था और 1867 में लातूर में भूकंप आया था। इसके अलावा कोयना में आया था 1867 में।
तो ये कोयना का जो डैम है, डैम के कारण भी भूकंप आता है, वो भ्रंश के कारण वहाँ नहीं आया, डैम के कारण अनबैलेंस हो गया है, अत्यधिक पानी जो है उसका भार से अंदर का चट्टान इधर उधर हो रहा है। चलिए 42 में देखते हैं कुछ फैक्ट्स। देखिए भुज का भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001। बिहार का दरभंगा का भयानक भूकंप कब आया है? 1934। दरभंगा शहर बर्बाद हो गया था, पूरा उत्तर बिहार ही बर्बाद हुआ था, यहाँ तक कि कोसी नदी का डायरेक्शन भी बदल गया था। ठीक है। चमोली भूकंप जो है 1999 में आया था उत्तराखंड में। ठीक है। भूकंप की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस प्लेट के किनारे में होती है? 43 नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर विध्वंसात्मक या विनाशात्मक प्लेट, बी नंबर रचनात्मक प्लेट, सी नंबर संरक्षणात्मक प्लेट, कंजर्वेटिव प्लेट, कंस्ट्रक्टिव प्लेट एंड डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स। ठीक है। डी नंबर जो है ए और सी दोनों, यानी कि विध्वंसात्मक, विनाशात्मक और संरक्षणात्मक दोनों। ठीक है। देखिए भूकंप तो ऐसे तीनों से होता है, ए और बी और सी, लेकिन मुख्य रूप से प्रश्न में इसलिए ए और सी होगा उत्तर। ठीक है। उत्तर जो होगा आपका डी होगा, क्योंकि विध्वंस यानी कि दो प्लेट एक दूसरे में सबमर्ज कर रहा है, एक प्लेट जो है दूसरे में जाकर के घुस जा रहा है, उससे भी भूकंप ज्वालामुखी होता है। संरचनात्मक ऊपर नीचे होता है, दाएं बाएं होते रहता है, टकराता तो नहीं है और न दूर जाता है। ठीक है। तो सबसे खतरनाक जो, अगर प्रश्न आता है कि सबसे खतरनाक कौन है इन तीनों प्लेट किनारों में, तो आपका होगा संरक्षणात्मक। विध्वंसात्मक मत लिखेगा, विनाशात्मक। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट से भी ज़्यादा संरक्षणात्मक प्लेट जो है खतरनाक होता है। कैलिफोर्निया जो अमेरिका का है, उस क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा कारण इसी प्लेट का है। ठीक है, संरक्षणात्मक प्लेट का। ये सब ज्योग्राफी में पढ़िएगा। आइए कुछ भूकंपीय तरंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 3 तरह के भूकंपीय तरंग होते हैं, पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स, एक होता है लैंड वेव्स यानी कि जमीन धरातलीय तरंग। ठीक है। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। प्राइमरी वेव्स जो होते हैं अनुदैर्ध्य होते हैं। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल। और सेकेंडरी वेव्स जो होते हैं ट्रांसवर्स होते हैं, अनुप्रस्थ। ठीक है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है ये बात में समझिएगा, लेकिन इतना जान लीजिए अनुप्रस्थ तरंग का सबसे अच्छा उदाहरण प्रकाश है और अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपका ध्वनि तरंग है। क्लियर। प्राइमरी वेव्स जो होता है आपका ठोस और द्रव दोनों जगह चल सकता है, और सेकेंडरी वेव्स जो होता है वो सिर्फ जो है ठोस में चल सकता है। क्लियर। इसी गुण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी कैलकुलेशन वैज्ञानिकों के द्वारा हो गया है। ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, आपके जेपीएससी सिलेबस में भी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और लैंड वेव्स जो होता है वो कब उत्पन्न होता है? जब प्राइमरी वेव्स जो है अर्थ के अंदर से टकराता है। ठीक है, तब उत्पन्न होता है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, भूकंपीय तीव्रता मापन के लिए कौन कौन सी सिस्मोग्राफ्स प्रयोग होते हैं? ठीक है। जो भी मापन करता है जैसे रिक्टर स्केल, वो सब सिस्मोग्राफ कहलाता है। सिस्म का अर्थ होता है आपका भूकंप, ग्राफ माने मापन करना, लिखना। ठीक है। ए नंबर रिक्टर स्केल, बी नंबर मर्केली स्केल, सी नंबर रॉसी फॉरेल स्केल, डी नंबर उपरोक्त में से तीनों। इसका सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त में से तीनों। 46 है, इस समान तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आइसोसिस्मल लाइन्स। क्लियर। आइसोसिस्मल लाइन्स समभूकंपीय रेखा। 47 नंबर, जो भारत के चारों जोन हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है। इसमें जो है स्केल 6, इस पर रिक्टर स्केल पे कितना आता है? मैक्सिमम 6 तक आता है। और जोन 3 वाले में मैक्सिमम 7 तक आता है, जोन 4 वाले में 8 तक आता है, और जोन 5 वाले में 9 या उससे अधिक भी आता है। 9 इट मीन्स विनाशकारी। क्लियर। 8 से ही विनाश शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स है ये 6, 7, 8 एकदम आएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति में कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है। बस एक आकलन है, एक संभावना है जो पिछले रिकॉर्ड को देखकर इसे बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। भारत का अगर क्षेत्र जोन 2 में रखिएगा तो प्रायद्वीपीय भारत को मुख्य रूप से रखते हैं, कुछ क्षेत्रों को, लातूर, कोयना वगैरह को छोड़कर। ठीक है। और जोन 3 में केरल, गोवा, वेस्ट बंगाल और बहुत सारे राज्य हैं। जोन 4 में जो हैं जो जोन 5 के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह के से याद कीजिएगा। जोन 5 जो है गुजरात का भुज क्षेत्र हुआ, लातूर हुआ, और हिमालयी राज्य जितने भी हैं। ठीक है, हिमालय से जो सटे हुए हैं
कश्मीर से लेकर के सिक्किम तक। क्लियर। आइए 48 नंबर में SP वेव्स को समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोर जो है पृथ्वी का ये दिखाया गया है डायग्राम, बीच में कोर को दिखाया गया है, बीच का जो सर्कल है वो कोर है। तो कोर के अंदर आखिर वो लिक्विड है या आपका गैस है या सॉलिड है, क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब भूकंपीय भूकंपीय तरंगों के माध्यम से अध्ययन किया गया तो क्लियर हुआ कि एस वेव्स जो है कोर को, पृथ्वी के सेंटर को क्रॉस नहीं कर पाता है। और इस वेव्स का मैंने पहले ही गुण बता दिया है कि वो सिर्फ ठोस भाग में जा चल पाता है, द्रव में नहीं, लिक्विड में नहीं। और पी वेव्स जो है ठोस और द्रव, सॉलिड और लिक्विड दोनों में चल सकता है, मूव कर सकता है। देखा गया कि पी जो है वो सेंटर से क्रॉस कर जाता है और हल्का फुल्का डाइवर्ट जरूर होता है, ज्योग्राफी में समझिएगा। लेकिन इससे ये क्लियर हुआ कि पृथ्वी का जो कोर है वो आपका बहुत ज़्यादा जो है डेंसिटी वाला जो है कोर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है और लिक्विड रूप में है। अगर लिक्विड की जगह ठोस रूप में होता तो निश्चित रूप से एस वेव्स भी उसको, सेकेंडरी वेव्स भी क्रॉस कर जाता है। पी वेव्स जब एक सिरा से दूसरा सिरा की ओर पृथ्वी को पार करता है और जहाँ टकराता है पृथ्वी में, ठीक है, वहीं पर उत्पन्न होता है लैंड वेव्स। आइए क्वेश्चन नंबर 49 के माध्यम से समझें। ठीक है, जहाँ पर पी वेव्स टकराता है वहाँ क्या होता है। निम्न में से ए और बी क्या प्रदर्शित करता है। देखिए बी पर ही टकराता है, ए और बी पर। ठीक है, जो पी वेव्स दूसरी ओर से आता है, तो जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो ए बिंदु है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो तबाही मचता है ए के ठीक ऊपर देखिए बी बिंदु है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मचता है। तो जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो होता है फोकस। ठीक है, ठीक उसके ऊपर जैसे बी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट जो है फोकस से, अब बी पॉइंट ठीक उसके ऊपर जो है वो कहलाता है ईपी सेंटर। और सबसे ज़्यादा तबाही, अंदर तो कोई रहता नहीं है ए पॉइंट पे, ज़मीन का अंदर रहता तो बी पॉइंट पर है, आदमी ऊपर रहता है, तो सबसे ज़्यादा तबाही होता है बी पॉइंट पर। ठीक है, कहाँ, उसी को कहा जाता है ईपी सेंटर, इसलिए उसका उत्तर जो होगा बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आइए, भारत का कितना क्षेत्रफल भूस्खलन से प्रभावित है, लैंडस्लाइडिंग। ए नंबर 20%, बी नंबर 15%, सी नंबर 12% और डी नंबर 8%। इसका जो सही उत्तर होगा 15%। ठीक है, ये भी जो है भारत सरकार के मंत्रालय से ही लिया गया है डाटा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, ठीक है, के अनुसार प्रत्येक वर्ष कितने लोग जो हैं मारे जाते हैं बिजली गिरने से। क्या चीज़ से मारे जाते हैं, बिजली गिरने से। वहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, बिजली वर्ड छूट गया। ए नंबर ऑप्शन है 2000, बी नंबर है 1000, सी नंबर है 1500 और डी नंबर है 2500। इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा। ठीक है, 2000। क्लियर। कौन सा ये किस ब्यूरो का डाटा है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये हर साल रिपोर्ट आता है, आप लोग पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स में। विश्व स्तर पर देखा जाए तो 2,40,000 घटनाएं प्रतिवर्ष होती हैं बिजली गिरने की, जिससे 6,000 लोग जो हैं, 6,000 लोग जो हैं बिजली गिरने से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। भारतीय मौसम विभाग के एक आंकड़े के अनुसार 2019 से 2021 के मार्च तक लगभग 3800 लोग जो हैं बिजली गिरने से मारे गए हैं और 2019 में कुल जो है 1300 लोग बिजली गिरने से मरे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे अधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है। ए नंबर है उड़ीसा, बी नंबर है बिहार, सी नंबर है आंध्र प्रदेश, डी नंबर है राजस्थान। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, बिहार, क्योंकि यहाँ देखिए बाढ़ का प्रकोप रहता ही है, साथ ही भूकंप से भी बुरी तरह से उत्तरी बिहार जो है प्रभावित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 53। याकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन कब निर्मित हुआ। 1993, 1994, 1995, 1997। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, 1994। ये सब आपदा प्रबंधन के लिए था कि आपदा से कम लोगों की मृत्यु हो और कम से कम धन की जो है नुकसान हो। ठीक है, और जीडीपी का जो कितना परसेंटेज नुकसान होता है किसी भी देश में आपदा के कारण, उसको कम किया जाए, यही सब है याकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन। 54 नंबर आइए, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन किस अवधि के लिए था। पहला ऑप्शन है 2005 से 15,
दूसरा ऑप्शन है 2005 से 2020, सी नंबर है 2005 से 2020 और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 का जो उत्तर होगा वह होगा ए, यानी कि 2005 से 2015 की अवधि के लिए बना था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें, 55 नंबर, 18 मार्च 2015 को सेंडई फ्रेमवर्क अपनाया गया, इसकी अवधि कब से कब तक की है? ये अभी चल रहा है, ठीक है। ये नंबर है 2015 से 20, बी नंबर 2015 से 2030, सी नंबर 2020 से 2030, डी नंबर 2018 से 2028। इसका जो सही उत्तर होगा बी, 2015 से 2030। और 56 नंबर में आइए, भारत की 7516 किलोमीटर लंबी तट रेखा को प्रतिवर्ष कितने चक्रवात को औसतन झेलने पड़ते हैं? तो ये नंबर है 5, बी नंबर 10, सी नंबर 15, डी नंबर 12। इसका जो सही उत्तर होगा बी, 10। देखिए यहाँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल आपका साइक्लोन आता है, न कि टेम्परेट, शीतोष्ण नहीं। शीतोष्ण आता है यूरोप वगैरह में, ठीक है, जो ठंडा और गर्म वाले जो बेल्ट में है, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया जा सका है। शीतोष्ण के बारे में तो काफ़ी स्टडी किया जा चुका है। साइक्लोन संभवतः पढ़ना है आपका जेपीएससी में, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा साइक्लोन के हर पक्ष को। तो वहाँ पर शीतोष्ण के बारे में तो बहुत कुछ आप जान जाएंगे, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में चूँकि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, कैसे उत्पत्ति होता है, कैसे आगे बढ़ता है, बहुत एवरेज जानकारी है, तो जिसके कारण इससे ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही घातक होता है शीतोष्ण की अपेक्षा, ठीक है। आइए 57 नंबर पर आते हैं। भारत के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का 71% किन राज्यों में आते हैं? ये इसरो से लिया गया है ये क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने वहाँ के डाटा से क्वेश्चन बनाया गया है। ए नंबर 5, बी नंबर 8, सी नंबर 10 और डी नंबर 12। इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा 10, ठीक है। 71% कितने राज्यों में है? तो 10 राज्यों, मैक्सिमम तटीय राज्यों में है, साउथ इंडिया। चलिए 58 नंबर में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। भारतीय वनों का 55% भाग अग्नि से प्रभावित है, यानी कि कभी भी वहाँ पर आग लग सकता है, ऐसी स्थिति है। और वनों की आग के कारण भारत को प्रत्येक वर्ष जो है 440 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत बड़ी राशि है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 1999 का प्रबल तूफान भारत के किस राज्य में आया था? ए नंबर आंध्र प्रदेश, बी नंबर गुजरात, सी नंबर उड़ीसा, डी नंबर कोई नहीं। इसका उत्तर जो होगा सी होगा, उड़ीसा में आया था, ठीक। चलिए भारतीय तूफान और उसके नामकरण के बारे में 60 नंबर में कुछ जानते हैं। अगर नामकरण की बात हो, जो तूफान को अलग अलग नाम के, निसर्ग हुआ, अम्फान हुआ वगैरह आप जानते हैं, तो वो कैसे शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था अटलांटिक तटीय देशों में, यानी कि यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, ठीक है, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर 1953 से ही नामकरण का प्रक्रिया जो है शुरू हो चुका है। और शुरू में जो है वहाँ की महिलाओं के नाम पर अमेरिका में रखा जाता है, जो सेना में महिलाएं शामिल रहती थी, उनके नाम पर तूफान का नाम रखा जाता था। बी नंबर में आइए, बंगाल और अरब की खाड़ी के देशों के तटीय देशों के द्वारा 2004 से तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हुई, और इसमें 8 देश जो है वर्तमान में तूफानों के नाम देते हैं, जो अलग अलग नाम आप सुनते हैं। उन 8 देशों में शामिल है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड और ओमान। ओमान अरब देश है, म्यांमार थाईलैंड आसियान देश है, श्रीलंका मालदीव है जो आपका साउथ में भारत का है, हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है दक्षिण एशियाई देश है। चलिए डी नंबर में आते हैं कि भारत में कौन कौन तूफान पिछले वर्ष आए। तो 3 प्रमुख तूफान हैं, ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे आते रहते हैं, लेकिन 3 प्रमुख हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एक अम्फान 16 मई से 21 मई 2020 के बीच आया था, वेस्ट बंगाल मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। 2 नंबर है निसर्ग, 1 जून से 4 जून के बीच आया था 2020 में, गुजरात महाराष्ट्र को प्रभावित किया। एक है BOB 03, ये अक्टूबर में आया। BOB का अर्थ है बे ऑफ बंगाल 03, ठीक है। यह आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया, जिसमें अम्फान और निसर्ग जो है बहुत ही शक्तिशाली तूफान थे। इस तरह से यह क्लास समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग सुन करके थोड़ा थक गए होंगे, लेकिन नॉलेज भी भरपूर मात्रा में आज मिला होगा, और इससे कई प्रश्न जो है आपके JPSC एवं परीक्षाओं में आ सकते हैं। आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों को भी ज़रूर जोड़ें। यहाँ भरपूर सामग्रियाँ दी जाएंगी, और जैसे CGL के
भी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा जेपीएससी को ज़्यादा महत्व देने के कारण सीजीएल जो है थोड़ा स्लो चलता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उन्हें भी प्रोत्साहित करें। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, इसलिए इसके विकास में आपका योगदान अपेक्षित है और पूरा विश्वास है कि आप लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद।